चलिए, तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। और लोग जुड़ जाएंगे धीरे धीरे करके। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयूर चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूए क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो हमने मॉक दिया है, इकोनॉमिक्स का मॉक था हमारा, इंडियन एंड मध्य प्रदेश इकोनॉमिक्स का मॉक था, जो यूनिट 6 है हमारे एमपीपीएससी प्री की। ठीक है, तो चलिए आज जो क्वेश्चंस थे आपने सब अटेम्प्ट किए होंगे, है ना। और अब हम उसके बाकी जो सारे डायमेंशंस हैं जो हम कवर कर सकते हैं, उनके जो सही आंसर है, जो सही अप्रोच है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द G20। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि G20 का जो प्राथमिक उपदेश है, जो प्राथमिक फोकस है, वो किस चीज पर होता है, हमें उसकी बात यहाँ पर करनी है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिस पर G20 सबसे ज्यादा फोकस करेगा? तो यहाँ पर देखिए, मिलिट्री अलायंस वाली चीज होती है क्या? नहीं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स इशू होते हैं, बिल्कुल ग्लोबल इकोनॉमिक्स इशू होते हैं, क्योंकि जो G20 है वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिकल चीजों में डील कर रहा है और साथ ही साथ में कैसे, ग्लोबल लेवल पर। तो क्या हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक इशू जो है वो इसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम बात करें तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इशू होते हैं, ये उस पर ज्यादा फोकस करता है, मतलब इंडिविजुअल चीजों पे नहीं, जो ओवरऑल डायमेंशन होता है उन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। इस कारण यहां कहा जाता है कि ये क्या है, एक इंटर आइडिया है जो इंक्लूड करता है क्या, ट्रेड को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, हेल्थ को, एग्रीकल्चर को, एनर्जी को, एनवायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज को और एंटी करप्शन वाली चीजों को। ठीक है, तो ट्रेड से रिलेटेड जो जो चीजें होती है, जो एनवायरमेंट वाली चीजें हैं, इन सब चीजों में डील करने का काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, एनर्जी सेक्टर हो, या फिर हमारा क्या हो, एंटी करप्शन वाली चीजें हो। तो G20 जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर जो मुख्य फोकस है वो किस चीज पर रहेगा, ग्लोबल इकोनॉमिक इशू पर रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी भी चीज में डाउट लगे तो प्लीज पूछें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन वाज द G20 फॉर्म्ड। यहां हमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो एमपीपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन हमसे जरूर पूछता है कि भाई G20 का फॉर्मेशन कब हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी है। 1999 मतलब 1999 जो है, इसका आंसर हो जाएगा कि G20 का जो फॉर्मेशन है 1999 में हुआ है। और तारीख क्या थी, याद रखिएगा, 26 सितंबर जो थी वो यहाँ की डेट हो जाती है। तो 26 सितंबर 1999 जो है, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं G20 की बात करता हूँ तो G20 क्या है भाई, 19 जो है मेंबर कंट्रीज है, और साथ ही साथ में इसमें एक और चीज आती है जो होता है क्या, हमारा EU, मतलब क्या, यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका 20th मेंबर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोले जा रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इन मध्य प्रदेश फ्रॉम 2021-22 टू 2022-23। ठीक है, तो यहां पर हमसे जो पूछा जा रहा है, ये सब आपको क्या है, रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। और ये किस रिपोर्ट में मिलने वाला है, ये रिपोर्ट यहां पर मैंने मेंशन करी हुई है ऑलरेडी, कि ये जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड ओवरव्यू नाम से एक रिपोर्ट आई है, गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, है ना। उस रिपोर्ट में आपको ये सारा डेटा मिलने वाला है। आज के जो क्वेश्चन बने थे खासकर उससे ही है। यहां पर जो हमें आंसर मिलेगा वो है 5.42। इन चीजों के लिए हमें कुछ नहीं करना, इन चीजों के लिए हमें याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई भी चीज नहीं होगी। जो भी इस प्रकार का डेटा दिया गया है, खासकर जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, उन चीजों को याद रखें। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमसे क्या पूछा गया था कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है सेकेंडरी सेक्टर की, है ना। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा हो जाता है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। उस सेकेंडरी सेक्टर की जो ग्रोथ रेट एस्टिमेट की जा रही है वो कितनी है, वो है 5.42। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ये है हमारा स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड ओवरव्यू के अनुसार। अगले प्रश्न पर आते हैं। इन द ईयर 2021-22 वेयर डिड मध्य प्रदेश रैंक इन द ग्रॉस प्रोडक्शन, है ना। ये जो प्रश्न है इसको ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है हमारे एमपीपीएससी में ऑलरेडी बन चुका है, उसमें ग्रॉस प्रोडक्शन वाली चीज ही पूछी गई थी। इस कारण क्या हो जाता है कि जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो कौन सा रैंक आता है हमारा, ग्रॉस प्रोडक्शन जब भी पूछा जाए तो चौथा स्थान आता है मध्य प्रदेश का इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल, है ना। तो कोयले के उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ग्रॉस लेवल पर अगर देखा जाए तो चौथा स्थान होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। इन विच ईयर वाज द नेशनल हाउसिंग बैंक, है ना। यहां पर क्या पूछा जा रहा है भाई, ये नेशनल हाउसिंग बैंक नाम की एक संस्था है, वो जो है वो किस ईयर में बनी थी। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये कब बनी थी, 1988 में बनी। कब बनी है, 1988 में बनी है। इसकी तारीख क्या है इसे भी ध्यान रखिए, 9 जुलाई 1988 को क्या है, ये संस्था बन गई थी। ये क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट वाली चीज है, मतलब जो नेशनल हाउसिंग बैंक वाली जो संस्था है वो कब बनी है, 1988 में बनी है। कितनी तारीख को, 9 जुलाई को बनी है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो एक्ट आया था वो एक्ट कब का था, 1987 का था। जो एक्ट होता है वो हमेशा एक वर्ष पहले का होता है, और जो बन जाती है चीज वो कब हो जाती है, 1988 में हो गया ना। तो 87 का एक एक्ट है और 88 में चीज बन जाती है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि इसके एमडी कौन है, अगर एमडी के बारे में पूछा जाए तो सरदा कुमार होता जो है वो कौन है, इसके एमडी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए, यहां पर फिर से हमसे डेटा पूछा गया है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइनिंग एंड कोरिंग
सेक्टर टू मध्य प्रदेश इकोनॉमी, है ना। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई जो माइनिंग वाला सेक्टर होता है और जो क्वारिंग वाली चीजें होती है, मतलब हमारा क्या हो गया, ये उत्खनन वाली चीजें हमसे पूछी जा रही है, उसमें हमसे ये पूछ रहे हैं कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, किस चीज में, ये पूछ रहे हैं कि इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में कितना है इन द ईयर 2021-22। ठीक है, तो वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का क्या योगदान है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और 3.18 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज के लिए फिर से कहूंगा कि डेटा याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज को अभी रट लो कि 3.18 क्या हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता है कि क्वेरिंग और माइनिंग वाली चीज आती है तो उसमें क्या होगा, है ना। 21-22 के अनुसार ये लेटेस्ट डेटा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2024। देखिए यहाँ पर ना आपके क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है ना। 2021 वहां पर गलती से प्रिंट हो गया है, और जो 2021 में हुई थी वो कहां पर हुई थी, वो तो हुई थी भैया रोम इटली में। कहां हुई थी, रोम इटली में हुई थी। पर अगर यहाँ पर 2024 के बारे में आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा इसमें आने वाला है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो मतलब कहाँ, ब्राजील वाली जो चीज है वो यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2021 पूछा गया था, उस पर आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो उसका टेंशन आप लोग ना लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कंसिडर्ड एंड सजेस्टेड रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये चीज के बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं, और आप लोग को पूरी तरीके से याद होगा कि जो हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए थे, है ना, जो एलपीजी पॉलिसी आई थी, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर चीजें आई थी, तो वो नरसिम्हन कमेटी जो थी, है ना, नरसिम्हन सेकंड कमेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो नरसिम्हन कमेटी है उसी ने क्या किया था, इस प्रकार के रिफॉर्म किए थे, है ना। ध्यान रखना इस चीज को, पीवी नरसिम्हा राव जी का टाइम है, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है वो क्या है, इस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर है ना। उन्हीं ने क्या करा, इस कमीशन को अपॉइंट करा और इसके बेसिस पर चीजें हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर डिड आरबीआई नेशनलाइज। तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ है। तो ये आपको पता होगा कि 1949 में जो है आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया था। और अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1935 वाली जो चीज है वो भी आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। अगर मैं बात करूं कि नेशनलाइजेशन के टाइम पर वहां के गवर्नर कौन थे, तो सर सीडी देशमुख जो है वो क्या हो जाते हैं, आरबीआई के गवर्नर हो जाते हैं। कब, 1949 वाले टाइम पर। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अभी हमारे गवर्नर कौन है, तो श्री शक्तिकांत दास जी जो हैं वो कौन हो जाते हैं, हमारे गवर्नर हो जाते हैं प्रेजेंट में आरबीआई के, है ना। आरबीआई जो है अपेक्स बैंक है हमारे यहाँ का, जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या है, आरबीआई है। उसके बारे में याद रखना, ये चीजें जरूरी है कि 1949 में क्या हुआ, उसका नेशनलाइजेशन हुआ। 1935 में 1934 के एक्ट से जो था वो बना था। उसके अंदर शक्तिकांत दास जी जो है वो अभी गवर्नर है। सीडी देशमुख जो थे वो नेशनलाइजेशन के टाइम पर थे। और आजाद भारत में अगर हम बात करें तो 1947 के टाइम पर भी अगर देखें तो सीडी देशमुख जो है वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। और ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर माने जाते हैं किसके, हमारे आरबीआई के। इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर विच स्कीम हैज अप्रूवल बीन रिसीव्ड फॉर द फीडर सेपरेशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मीटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन in मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा होगा, पर इसका आंसर जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। और इसके आंसर की अगर मैं बात कर लूं तो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक योजना आई है जिसका नाम है ग्राम ज्योति योजना, है ना। तो ये जो ग्राम ज्योति योजना है ये आपने ऑलरेडी इस ऑप्शन से करेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि अगर गांव में रोशनी लानी है तो क्या होगा कि ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, फीडर वाली चीजें होगी, उसके बाद में जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली चीजें हैं वो करनी पड़ेगी। इसलिए ग्राम ज्योति योजना जो है डीडीयू ग्राम ज्योति योजना के नाम से इसे जाना जाता है, दीनदयाल उपाध्याय जी ग्राम ज्योति योजना के नाम से। ये लॉन्च कब हुई थी, इस चीज को याद रखें, ये पूछा जा सकता है। ये दिसंबर 2014 में क्या होता है, इसको लॉन्च किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट पोजीशन हैज मध्य प्रदेश हेल्ड इन द स्टेट क्लीनलीनेस रैंक इन 2023। तो 2023 के अनुसार ये पूछ रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है साफ सफाई स्वच्छता वाली चीज में। तो जब हम इस चीज पे आते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो जाता है दूसरा। हम रैंकिंग देख लेते हैं किसकी पहली है, तो सबसे पहले जो है हमारा महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तो जो तीनों लगे हुए राज्य हैं वो क्या है, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पहला तीसरा दूसरा कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के स्थान पर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, है ना। यहां पर हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि कारण ये था कि फिर से मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर दो ऐसी कंट्रीज जो हैं उनका नाम दिया गया है जो मेंबर नहीं है सार्क की, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर आपने दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक करा है तो आपका वो आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो दोनों क्या है, वो सार्क के मेंबर नहीं है। अगर मैं बात कर लूं सार्क के फुल फॉर्म की, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, ये आपको ऑलरेडी पता होगा।
इसके कितने मेंबर हैं, तो इसमें जो है टोटल 8 मेंबर हैं। मेंबर कौन कौन से हैं देखिएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। क्योंकि ये क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन है, इस कारण जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है वो सब क्या हो जाएगी, इसका पार्ट हो जाएगी। और जो 8 मेंबर कंट्रीज है वो इसका पार्ट है। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है इसके मेंबर हो जाएंगे। सारे मेंबर हमें याद होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के आंसर लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। What was the growth rate in the transport sector of मध्य प्रदेश इकोनॉमी in the year 2020 और 21, है ना। इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये डेटा वाली चीजें देखिए क्या है, ये हम खुद से ऐसे ही नहीं पढ़ पाते हैं रिपोर्ट्स को, इस कारण ये क्वेश्चन में डाली गई है, जिससे एटलीस्ट हमें ये डेटा तो याद रह जाए, है ना। तो एग्जाम में अगर इस प्रकार की कोई भी चीज पूछी जाती है, यहाँ पर हमसे ट्रांसपोर्ट वाली चीज पूछी जा रही है कि इस सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2021 के हिसाब से मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट में इकोनॉमी में कितना हिस्सा देता है, हमें इसकी बात करना है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 27.08 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27.08। ये जो है ये भी वहीं की रिपोर्ट से आएगा, एन ओवरव्यू नाम से जो रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश की, उसी पर बेस्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई लिटरेसी रेट क्या है हमारे मध्य प्रदेश का अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो ध्यान रखिएगा 69.30 जो है वो क्या है, हमारे मध्य प्रदेश का पूरा लिटरेसी रेट हो जाता है ओवरऑल। अगर हम मेल लिटरेसी की बात कर लेते हैं अलग से तो 78.73 है, वहीं फीमेल लिटरेसी की बात कर लें तो 54.49 है। एक बड़ा डिफरेंस है जो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। 2021 वाली जो जनगणना आनी थी उसमें शायद ये अंतर जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 69.32% जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट है। वहीं मेल की अगर मैं बात कर लूँ तो 78.73 हो जाएगा। वहीं अगर हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो 54.49 हो जाता है। ये डेटा याद होना चाहिए, सेंसस वाली चीज से एक ना एक क्वेश्चन बनना कंफर्म है, ठीक है। तो पूरी सेंसस पढ़ के जाएंगे और इस प्रकार के जितने भी डेटा उसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जो सार्क की मीटिंग है, पहली मीटिंग जो है सार्क की, कौन सी पहली मीटिंग जो है वो कहाँ हुई थी, तो ध्यान रखिएगा वो हुई थी ढाका बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो है उसमें जो ढाका है वहां पर क्या हुई है, पहली मीटिंग हुई है किसकी, सार्क की। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में हो जाता है। ये मीटिंग की अगर हम बात करें तो 1985 में हुई थी। कब, 7 से 8 दिसंबर के बीच में, है ना। 7 और 8 दिसंबर को 1985 में क्या हुई थी, ढाका बांग्लादेश में सार्क की पहली मीटिंग हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। When was the Afghanistan admitted as the member of SAARC? तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर हमसे पूछा जाता है कि सबसे नया मेंबर या फिर लेटेस्ट मेंबर कौन है हमारे सार्क का, तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान जो है वो क्या हो जाता है, लेटेस्ट मेंबर हो जाता है। और ये बना कब था मेंबर, ये 2007 में मेंबरशिप लेता है। ऐसी करके क्या है, अभी 8 मेंबर हैं जिनकी मैंने ऑलरेडी आपसे बात करी है। और इसके हेडक्वार्टर के जो मैंने आपको बताया था वो काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ है, काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना इन द मध्य प्रदेश। तो ये क्या है भाई, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना है, इसका उद्देश्य क्या है हमें ये बताना है। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसका मतलब है कि अंत से उदय करना, उस अंत्योदय का मतलब है, ठीक है। तो अंत से उदय कैसे होगा, जब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट वाली चीज को जनरेट कर देंगे, जिससे क्या हो, पॉवर्टी जो है वो एलिमिनेट हो जाए हमारे रूरल एरिया से, मतलब क्या हो जाए, इरेडिकेट हो जाए। कहां से हम जनरेट क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट। और इसके लिए क्या करेंगे, हम वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, आर्टिसन बनाते हैं लोगों को, जिससे क्या हो, वो आपका खुद का जो बिजनेस है वो चला सके और चीजों को अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सके और जो पॉवर्टी साइकिल होती है उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल सके, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो एक्चुअल में है क्या। इसमें NRLM के नाम से भी इसे जाना जाता है, मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ये हेल्प करने वाला है किसको, पुअर को, इन प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, जैसे हमारे पर अगर शहरों की बात करें तो यहाँ पर PMKVY जैसी योजना आई है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से जाना जाता है। वैसे ही ये जो रूरल एरिया वाली चीज है वहां पर ये मिशन लाया गया, क्या है, रूरल लाइवलीहुड मिशन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हम पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं, काठमांडू नेपाल में हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि काठमांडू नेपाल में क्या है, हमारे सार्क का हेडक्वार्टर हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द G20 एलिवेशन आफ्टर द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखिए क्या हुआ था कि 2008 वाला जो समय था उस समय पर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, है ना। उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में G20 ने ऐसी कौन सी चीज करी, उसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्या बोला है यहाँ पर कि जो वित्तीय संकट आया है उसके बाद में G20 का उत्थान क्या था। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इन्होंने क्या करा, जो इसका पार्टिसिपेटरी नेचर था उसे और ज्यादा बढ़ाया और जो गवर्नमेंट में जो हेड होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उन सबको क्या किया गया, इस चीज में ऐड किया गया। तो यहाँ पर एलिवेशन टू द हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट लेवल, है ना। तो राष्ट्रीय अध्यक्षों या
शासन अध्यक्षों के स्तर तक पदोन्नति करने का काम करा। अब यहां पर आप देख लें कि G20 वाज अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर द नीडेड क्राइसिस कोऑर्डिनेशन इज डन एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल। जब क्राइसिस वाली चीज आती है, खासकर फाइनेंशियल क्राइसिस वाली चीज आती है, तो सारी जो मेंबर कंट्रीज होती है अगर वो साथ में मिलकर काम करेगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस से क्या कर सकती है, चीजों को बाहर निकाल सकती है अगर वो कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं। और इसी चीज को करने के लिए G20 जो है उसने ये पहल करी थी और क्या करा था कि पॉलिटिकल लेवल पर जो भी हेड होते हैं गवर्नमेंट के, है ना, जो भी शासन अध्यक्ष होते हैं, उन लोगों को सबको साथ में लाने का काम करा। तो यही था क्या G20 का एक प्रयास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। वेयर वाज द आसियान, है ना, आसियान जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ, इसके बारे में हमसे यहाँ पर बात की जा रही है। क्या 1957 में हुआ, 67, 77 या 87 में हुआ? तो ध्यान रखिएगा ये कब होता है, ये होता है 1967 में। कब होता है? 1967 में एस्टेब्लिश होता है। तारीख क्या है भाई? 8 अगस्त 1967 को एस्टेब्लिश होता है। इसका हेडक्वार्टर की बात कर दूं तो ये कहाँ है? ये बैंकॉक थाईलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। इन सभी के हेडक्वार्टर ये कब बने, इन चीजों को बिल्कुल याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, जिसे आप KCC के नाम से जानते होंगे। KCC के नाम से जानते होंगे। ये जो स्कीम है कब स्टार्ट हुई है, किस ईयर में स्टार्ट हुई है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना था। तो ध्यान रखिएगा 1998-99 में ये चीज स्टार्ट होती है। वैसे अगर हम डेट की बात कर लें तो ये अगस्त 1998 में जो है KCC स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये क्या है भाई, इंडियन जो बैंक्स है उन्हीं ने KCC इंट्रोड्यूस करा है, ये कहीं और से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये सबसे पहले इंडिया में ही लॉन्च किया गया। KCC जो है वो क्या करता है, किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध करवाता है, जिससे वो अपनी जो नीड है, जैसे कि उन्हें सीड्स खरीदना है या फिर किसी प्रकार की कोई मशीन खरीदना है, वो सब इसके जरिए आसानी से खरीद लेते हैं। उन्हें आसानी से क्या होता है, इसके जरिए लोन मिल जाता है। और क्रेडिट कार्ड जो है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो बहुत ज्यादा फेमस हुई है स्कीम, और उसने क्या करा है, जो किसान हैं उनकी बहुत ज्यादा मदद करी है ना, खासकर गरीबी वाले चक्र से निकलने के लिए। और वो जो इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट होते थे किस चीज के लिए, फाइनेंसेस के लिए, उस चीज में इसने एक नया चेंज लेकर आया है। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द डिटरमाइनिंग द प्राइसेस इन इंडिविजुअल मार्केट। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, इंडिविजुअल मार्केट में अगर क्या करेंगे हम, प्राइसेस को डिटरमाइन करने का काम करेंगे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो किस चीज के अंदर आ रहा है, तो वो एक कैटेगरी जो होती है उसको कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में स्टडी ही होती है जो इंडिविजुअल मार्केट से डील करती है। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, डील विद द प्राइसेस एंड द प्रोडक्शन इन द सिंगल मार्केट। मतलब क्या, एक इंडिविजुअल मार्केट में और जो डिफरेंट मार्केट है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस चीज पर भी डील करने का काम कौन करता है, उस चीज पर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो है वो इन्हीं चीजों पर डील करती है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लूं तो वो एक ग्लोबल लेवल वाली चीज होगी, उस पर डील करने का काम कौन करेगा, वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस हमेशा याद रखें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ आसियान। आसियान का मोटो भी हमसे पूछा जा सकता है। आसियान के अगर हम मोटो की बात कर लें तो बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी वाली जो चीज है वो क्या हो जाएगा, हमारे आसियान का मोटो हो जाएगा। मतलब एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय जो है वो क्या है, आसियान का मोटो है। आसियान के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है, 1967 में बना और कहां पर, बैंकॉक थाईलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई पंजाब नेशनल बैंक जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जो पंजाब नेशनल बैंक है वो हमारे आजाद होने के बहुत पहले ही बन गया था। कब बन गया था, 1894 में इसका गठन हो जाता है। तारीख क्या थी, मई 19 मई जो है वो तारीख है। कब, 1894 में। इसकी अगर मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये लाहौर पाकिस्तान में बना था। अभी की बात अगर हम करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये न्यू दिल्ली में है। ये सेकंड नंबर का हमारे यहाँ पर बैंक आता है आफ्टर द SBI। ठीक है, सेकंड नंबर का सबसे बड़ा बैंक आफ्टर SBI, है ना। सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाता है, हमारा SBI जो है वो सबसे बड़ा बैंक हो जाता है। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई हु एक्ट एज द एजेंट ऑफ RBI इन प्लेस वेयर इट डज नॉट हैव ओन ऑफिस। तो RBI का अगर किसी जगह पर ऑफिस नहीं है तो उसकी जगह पर उसके एजेंट का काम कौन करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, यहां पर काम करेगा। मतलब क्या करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय स्टेट बैंक जो है वो क्या करेगा, इसके एजेंट की तरह काम करेगा। जहां पर भी RBI का ऑफिस नहीं होगा वहां पर काम करेगा कौन, SBI। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय RBI। RBI इसमें से कौन कौन से फंक्शन करते हैं, इस चीज के बारे में हमें बताना है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या है 3 स्टेटमेंट, पहली चीज पर आते हैं, ये करेंसी इशू करता है। बिल्कुल ये करेंसी इशू करता है। अगर हम बात करें कि 1 रुपए की करेंसी के अलावा जो बाकी सारी करेंसी होती है वो सब क्या करता है, RBI इशू करता है। तो करेंसी तो इशू करेगा, है ना। पहली चीज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इट एक्ट एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्या बैंकर है गवर्नमेंट के लिए, बिल्कुल है। इट इज अ बैंकर टू अदर बैंक, अदर बैंक के लिए भी बैंक्स का काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये दूसरे बैंक को भी लोन प्रोवाइड करने का काम करता है और साथ ही साथ में उनके जो भी फाइनेंसेस होते हैं उसे रेगुलेट करने का काम करता है। तो RBI जो क्या है वो बैंकर्स बैंक कहलाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, हमारा ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर बन जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है।
आप इस पिक्चर इमेज को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चीजें लिखी हुई है जैसे कि बैंकर्स बैंक यहाँ पर लिखा हुआ है, डेवलपमेंट फंक्शन करता है क्योंकि आरबीआई जो है वो डेवलपमेंट के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज में या फिर अर्बन एरियाज में और दूसरी गवर्नमेंट्स को भी, है ना। उसके अंदर ये क्या है, रेगुलेटर ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट, जो हमारा बीओआई होता है मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उस चीज को सेटल करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। ये क्या है, इशूअर ऑफ करेंसी है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, क्यों, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी डेवलप करने का काम किसका है, आरबीआई के ही जो गवर्नर होते हैं वो उसमें काम करते हैं और आरबीआई ही कहीं ना कहीं पेरेंट बॉडी हो जाती है। रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, हमारे इंडिया में जो भी फाइनेंसिस वाला सिस्टम चल रहा है अभी की डेट में, जैसे कि जो 3 स्ट्रेंथ्स होते हैं हमारे, कॉन्ट्रैक्शनरी स्ट्रेंथ हो गया या फिर एक्सपांशनरी स्ट्रेंथ हो गया या फिर हॉकिंस स्ट्रेंथ हो गया, तो इन सब चीजों को संभालने का काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, साथ ही साथ मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज वही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली चीज है उस चीज को मेंटेन करने का काम करेगा, और डिटेक्शन ऑफ फेक करेंसी, जो फेक करेंसी जो हमारे मार्केट में अगर आ जाती है तो उसे डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। ठीक है, तो बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज आरबीआई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। On the recommendation of which of the following commission the Reserve Bank of India was established? तो आरबीआई जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे बना था, आपको ये चीज पूरी अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए कि हिल्टन यंग कमीशन जो है वो आरबीआई के लिए रिकमेंडेशन लेके आया था। इसी के कारण क्या हुआ था, जो आरबीआई है वो 1934 के एक्ट से 1935 में क्या हो गया था, एस्टेब्लिश हो गया था, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हेन वाज द सेकंड फेज ऑफ द नेशनलाइजेशन डन, है ना। यहाँ पर किसके नेशनलाइजेशन की बात की जा रही होगी, तो यहाँ पर हमारे बैंक के नेशनलाइजेशन की बात की जा रही है। अगर मैं बात करूं कि पहली बार कब हुआ, तो 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में हुआ था। वैसे ही अगर हम दूसरी बार बात कर लें तो 1980 में क्या होता है, नेशनलाइजेशन होता है। तारीख क्या होती है, 15 अप्रैल। पहली बार जब हुआ था तारीख क्या थी, ये थी भाई जुलाई 1969, है ना। पहली बार में कितने बैंकों का हुआ था, तो जो 14 लार्जेस्ट जो बैंक थे हमारे प्राइवेट कमर्शियल बैंक थे उनका हुआ था, और वहीं 1980 की बात करें तो जो 6 अदर बैंक हुए वो फिर से नेशनलाइज किए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से 20 जो बैंक है वो उनको क्या किया गया, उनका नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। Which of the following is not an organized sector in India? यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा क्या है, एक संगठित क्षेत्र नहीं है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न, क्या नेशनलाइज बैंक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। वो कैसे नहीं होंगे, आरआरबी नहीं होंगी क्या, आरआरबी भी होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होगी क्या, वो भी होंगे। पर जो चिट फंड कंपनी होती है और जो मनी लेंडर होते हैं, जो लोकल मनी लेंडर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते। क्यों, क्योंकि वो किसी के द्वारा रेगुलेट नहीं किए जाते हैं। इस कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक्सपांड द टर्म ईएमआई। यहाँ पर ईएमआई लिखा हुआ है, इसे आप लोग वैसे कॉमन लैंग्वेज में जो मैक्सिमम लोग हैं उसे इजी मंथली इंस्टॉलमेंट की तरह देखते हैं। तो शायद ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने शायद सही नहीं करा हो, पर अगर किसी ने पढ़ा है इसके बारे में तो ये इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये क्या है, मासिक किस्त होती है जो बराबर भागों में बांट दी जाती है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, एक फिक्स्ड पेमेंट अमाउंट होता है मेड बाय अ बोरोवर टू अ लेंडर एट स्पेसिफाइड डेट ईच कैलेंडर मंथ। ठीक है, तो अगर आपने किसी से ये स्टेटमेंट पर साइन करा है कि भाई आपने किसी से भी लोन लिया है और वो जो लोन है आपको उसे रीपे करना है, तो आपने साइन कर दिया कि मैं आपको महीने की हर 10 तारीख को ये लोन का जो किस्त होगी उसे रीपे कर दूंगा। तो वो क्या हो जाएगी, इक्वेटेड जो किस्त है वो सभी बराबर होगी और वो क्या करोगे, आप रीपे करोगे, इसलिए इसे ईएमआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट आर द टीजर लोन। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि भाई टीजर लोन क्या होता है। आपने देखा होगा किसी मूवी का सबसे पहले क्या होता है, टीजर निकाला जाता है ना। वो किस लिए होता है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। सिमिलर तरीके से इस चीज को भी याद रखें कि ये जो टीजर रेट है वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, यहाँ पर टीजर लोन रेट ये बता रहा है हमें यहाँ पर कि ये जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो इनिशियल पीरियड में तो बहुत कम होगा, उसके बाद में वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो शुरुआती दौर में जो ब्याज दर होती है वो बहुत कम होती है और बाद में ये बढ़ जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, टीजर रेट कहा जाता है, टीजर लोन रेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के टर्म्स को, ये पूछे जा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाता है कस्टमर पर ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ अ लोन इज नोन एज टीजर लोन रेट, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द आसियान डे। तो आसियान डे कौन सा माना जाएगा भाई, जिस तारीख को उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ होगा। तो 8 अगस्त और कब, 1967 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। तो 8 अगस्त जो है वो आसियान डे के नाम से मनाया जाता है। यहाँ पर ये चीज देख लीजिए कि 2023 में कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई, तो जो 56वीं सालगिरह है वो मनाई गई 8 अगस्त 1967 के बाद से। कब, 2023 8 अगस्त को कौन सी 56वीं सालगिरह। इसकी थीम क्या थी, इस प्रकार से थीम पूछी जाती है तो थीम ध्यान रखिएगा, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ जो है इसकी थीम थी। क्या थी, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। यहीं के यहीं याद कर लेना, आसियान की जो थीम है 56th एनिवर्सरी की, वो क्या हो जाती है, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ जो है इसकी थीम हो जाएगी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20। यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई G20 का इसमें से मेंबर कौन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा G20 का मेंबर यहाँ पर कौन नहीं होगा, स्विट्जरलैंड नहीं होगा, क्योंकि कनाडा, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जो है इसकी मेंबर कंट्रीज कहलाती है ना। कितनी कंट्रीज हैं टोटल इसमें, तो ध्यान रखिएगा 19 कंट्री जो है वो क्या हो जाएंगी यहाँ पर हमारे जो G20 है और प्लस EU जो है वो क्या हो जाता है, इसके मेंबर हो जाते हैं, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। पर इसमें स्विट्जरलैंड जो है वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ क्या है, हाउ मेनी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि न्यूनेटिव जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है वो कितनी ऑपरेटिंग है हमारे मध्य प्रदेश में, जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर लॉन्च की गई है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी नवजात गहन देखभाल इकाइयां मध्य प्रदेश में संचालित है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 61, है ना। साथ ही साथ मैं आपको ये और बता दूं कि कुछ जगहों पर ये जो है 59 मिल रहा है। तो अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में से कुछ भी दिखाई देता है तो एक चीज लगा आइएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही है 59, कुछ रिपोर्ट्स कह रही है 61। तो ये कंफ्यूजन शायद आगे जाके बना रहे, पर अगर हम कोशिश करेंगे ऑथेंटिक डेटा से और ज्यादा क्लियर करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बताने की बात की जा रही है, वो भी कब, SRS के डेटा के अनुसार, जो सैंपल सर्वे होता है उसकी रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पूछा जा रहा है कि 2020 में मध्य प्रदेश में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, मतलब क्या शिशु मृत्यु दर है, वो कितनी है। तो ध्यान रखिएगा 48 पर 1000 लाइव बर्थ जो है वो क्या है हमारे यहाँ पर शिशु मृत्यु दर है 2020 SRS की रिपोर्ट के अनुसार, है ना। SRS क्या हो जाता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाली जो चीज है, या फिर सर्वे कह सकते हो, वो हो जाता है हमारा SRS, है ना। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। विच ग्रेट मैन नेम हैज बीन एडेड टू द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई रूरल लाइवलीहुड मिशन आया है ना, उसी प्रकार से नेशनल अर्बन रूरल जो लाइवलीहुड मिशन है वो भी आया है यहाँ पर। तो ये दोनों चीजों में किसके नाम आपको देखने को मिलेंगे। इवन अगर हम बात करें 2014 के बाद से जो ऐसी स्कीम्स आ रही है, सभी में आपको खासकर DDU मतलब दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं, जो फाउंडिंग मेंबर कहे जाते हैं जनता पार्टी के, उन्हीं का नाम यहाँ पर आपको देखने को मैक्सिमम स्कीम में मिलेगा। तो यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपाध्याय जी जो है वो जनसंघ जो था उसको, जो उसकी ड्राफ्टिंग की गई है, जो उसकी पॉलिटिकल चीजें, जो उसकी पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन और जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है, मतलब एकात्म मानववाद का, इन दोनों के प्रतिपादक इन्हें ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म भी पूछा जा सकता है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के प्रतिपादक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, दीनदयाल उपाध्याय हो जाएंगे। साथ ही साथ में जनसंघ की स्थापना जो करी गई थी, जो फाउंडिंग मेंबर थे वो कौन थे, दीनदयाल उपाध्याय जी थे। NULM की अगर मैं बात कर दूं तो ये लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा। और ये लॉन्च कब किया गया, तो 24 सितंबर 2013 में इसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इस चीज को लिख के रख लेना, कब, 24 सितंबर 2013 में जो है इसे लॉन्च किया गया है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, who has been appointed as the chairman of the 16, है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है 16वां जो वित्त आयोग है उसके चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा अरविंद पनघड़िया जी, जिनका नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया, इन्हें क्या है यहाँ पर बनाया गया है, क्या, हमारे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन। ध्यान रखिएगा कब, तो 31/12/2023 मतलब 31 दिसंबर 2023 को इन्हें चेयरमैन बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स से इस प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो कहीं ना कहीं करंट वाली चीजों से रिलेट करते हैं। या तो वो रिपोर्ट से चीजें आ सकती है या फिर इस प्रकार के अपॉइंटमेंट आ सकते हैं। तो इन चीजों पर खास ध्यान दें आप हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये क्या रहे, ये वाइस चेयरमैन भी रहे हैं किसके, नीति आयोग के। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, वहीं सबसे पहले हमने इनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। विच कंट्री कैंसल द अटेंडेंस एट द लास्ट प्लान सार्क समिट इन इस्लामाबाद इन 2016। 2016 में एक बहुत ही ज्यादा भयानक घटना हुई थी जिसे उरी अटैक के नाम से जाना जाता है। इस कारण इंडिया जो था उसने मना कर दिया था कि हम इस समिट में पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। जो 2016 में सार्क समिट हो रही थी, कहां पर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए किसने मना कर दिया था, इंडिया ने। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेरर अटैक में इन्वॉल्व है, ऐसा कहा जा रहा था। इस कारण क्या किया गया था, इसे कैंसिल कर दिया गया। और ये 19वीं सार्क समिट थी, ध्यान रखिएगा कौन सी, 19वीं सार्क समिट थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि विच कंट्री वर द फाउंडिंग फादर ऑफ आसियान। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जो आसियान है
उसके फाउंडिंग फादर में कौन कौन आता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 5 जो ऐसी कंट्रीज हैं जो फाउंडिंग फादर में आती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड जो है वो फाउंडिंग फादर में आएगा, है ना, फादर में आएगा। टोटल मेंबर कितने हैं, 10 जो हैं अब क्या हो जाते हैं हमारे इस आसियान के क्या हो जाते हैं, मेंबर हो जाते हैं। तो 10 मेंबर हैं और जो 5 है वो क्या है, फाउंडिंग फादर के रूप में यहाँ पर दिखाई देंगे, मतलब जिन्होंने स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं। When did ASEAN celebrated the 30th anniversary of its dialogue relation with India? तो जो इंडिया के साथ में जो उसका डायलॉग रिलेशन हुआ था, उसकी जो 30वीं वर्षगांठ है वो उसने कब सेलिब्रेट करी है, तो ध्यान रखिएगा 2022 में करी है। कब करी है, 2022 में ये अभी अभी सेलिब्रेट करी है। 19वीं आसियान इंडिया समिट जो है वो कमेमोरेट हुई थी, जो 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हुई थी इंडिया और आसियान के रिलेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ आ जाते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डू एससी कंस्टिट्यूट, है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन के रेशो में। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 15.60, है ना। कितनी हो जाएगी, 15.60 जो है वो क्या हो जाएगी, वो पॉपुलेशन हो जाएगी किसकी, शेड्यूल्ड कास्ट की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वेयर इज द अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसे क्या कहा